नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 28 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। हेडलाइन देखिए क्या है आज का, कि एक तो ये इंडियन एक्सप्रेस का है, रामनाथ गोयनका अवार्ड है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया है। इसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ से जनरली सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा हेडलाइन जो है वो आज का प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ऐलान किया कि हम कोरोना के जैसे टीम इंडिया बना करके काम करेंगे, जिसमें सहकारी संघवाद की आपको झलक मिलती है कि सभी राज्य और केंद्र जो है वो मिल करके फाइट करेंगे ऑयल एंड गैस के क्राइसिस से। इस मीटिंग का तात्पर्य एक तो ये हुआ कि या तो क्राइसिस बहुत बड़ा है और वो मीडिया दिखा नहीं रही है और सरकार अपने स्तर की तैयारी में लगी हुई है। इस न्यूज़ को ज़रा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। इसके साथ में ऑयल पर टैक्स में भी सरकार ने छूट दी है ताकि कंपनियों को भी कोई खास नुकसान ना हो और दाम भी ना बढ़ाया जाए मार्केट में। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा न्यूज़ है वर्ल्ड में, उसको हम लोग देखेंगे। नेपाल में बालेन शाह हैं जो रमैया कॉलेज का नाम सुना है आपने, कर्नाटक में है कॉलेज, देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग प्राइवेट प्रतिष्ठानों में उसका नाम है। वहाँ से इन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और काठमांडू के मेयर थे और रैपर भी हैं, रैप भी करते हैं। तो ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये बहुत ही बड़ी घटना है, बहुत ही यंग हैं और जेनजी प्रोटेस्ट के बाद कहीं पर सही प्रकार से, लोकतांत्रिक प्रकार से अगर सही सरकार चुनी गई है तो उसका उदाहरण यही है। ना तो श्रीलंका में ऐसा हुआ और ना तो बांग्लादेश में ऐसा हुआ, वहाँ पर लंबे समय तक अनार्की बनी हुई रही। बनते ही इन्होंने केपी शर्मा ओली और नेपाल के गृह मंत्री जो थे जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें अरेस्ट करवा दिया। वो अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए। उनके ऊपर अब मुकदमा चलाया जाएगा जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा को लेकर के। इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। बालेन शाह के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे जैसे जैसे इनकी नीतियाँ सामने आएंगी उसके बेसिस पर। जो आज हम लोग एक और मेजर न्यूज़ कवर करेंगे वो है G7 मिनिस्ट्रियल डिमांड टू एंड अटैक ऑन सिविलियन ईरान वॉर। ये G7 में मंत्री स्तर की बैठक हुई है ना। इससे भारत भी शामिल हुआ है और कहाँ पर हुआ है ये, तो ये हुआ है आपका फ्रांस में, पेरिस में। तो वहाँ पर इस टॉपिक को ज़रा डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। देखेंगे G7 के आज रेलेवेंस है इसका कि नहीं है। G7 ने बोला है कि वॉर रोक दो, डिमांड किया है और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ही ईरान बैठा हुआ। तो वो बस आज्ञा का इंतज़ार कर रहा था G7 का कि आज्ञा देंगे, वॉर रोक दो और हम रोक देंगे। इररिलेवेंट, बकवास, बोगस बॉडीज़ हैं, G7 हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। UN सब कुछ, जितने भी बायलेटरल मल्टीलेटरल फोरम्स थे वो सब के सब जो हैं वो धराशाही हो चुके हैं इस वॉर के शुरू होने के साथ ही। दक्षिण सहयोग, विकासशील देशों का सहयोग, फलाना ढिकोर सहयोग, ढिमकाना सहयोग, सब बर्बाद, सब बंद, सब कुछ बंद। वही होगा जिसके पास ताकत होगा और आपके पास ताकत है तो खुद को बचा लो। दुनिया में इससे ज़्यादा एनार्की कभी भी नहीं देखा गया है। फिर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में तो पूछा ही जाएगा। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, जो कल हमने छोड़ा था वही पहला टॉपिक है। देखिए क्या है। एक चीज़ और बता देता हूँ, 28 मार्च हो गया है। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना हो, डेली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, टारगेट वाइज, डेली का टारगेट होता है, डेली का टॉपिक, डेली का सब्जेक्ट होता है, तो आप जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए अचीवर ग्रुप से, जो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और सही होगा आपके लिए। यही सही समय होगा जुड़ने के लिए, इससे पहले कि सारे टेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। तो जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में। हुआ क्या, 2-3 दिन पहले ही सदन में शोरगुल के बीच में एक एक्ट पास किया गया, ट्रांसजेंडर्स व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026। इसको लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। तो पहले इस विधेयक के प्रावधान को मुख्य रूप से समझेंगे, उसके बाद से विवाद के बिंदुओं को समझेंगे और उसके बाद से नालसा का एक वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का 2014 का, उसे भी हम लोग समझेंगे। यह विधेयक 2019 के मूल कानून में सबसे बड़ा बदलाव करता है। तो संशोधन जब भी है तो किस एक्ट में किया गया है, तो 2019 में ट्रांसजेंडर्स एक्ट करके लाया गया था, उसमें संशोधन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से स्व अनुभूत लैंगिक पहचान, सेल्फ प्रिस्क्रिप्ट जेंडर आइडेंटिटी जो था, उसकी जगह पर अब सरकारी अधिकारी और मेडिकल बोर्ड तय करेंगे कि किसी व्यक्ति का कौन सा जेंडर है। ठीक है।
के अधिकार को कानून रूप से बाहर कर देता है। इसके अनुसार अब किसी व्यक्ति को अपनी ट्रांसजेंडर पहचान की कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट से अनिवार्य रूप से जांच और मंजूरी लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट और एक मेडिकल बोर्ड होगा जो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि किसी भी ट्रांसजेंडर का लिंग क्या है, क्या ये ट्रांसजेंडर है या नहीं है, ये वेरीफाई करना मेडिकल बोर्ड और जिला मजिस्ट्रेट का काम होगा। पहले था कि आप खुद से पहचान करते थे। कहाँ पर ये टॉपिक आता है? तो ये सोशल इशू का मुद्दा है। यूपीएससी में सोशल इशू में आता है लैंगिक पहचान, जिसमें पुरुष महिला ट्रांसजेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं, और बीपीएससी में पेपर 1 में और करंट अफेयर के सेक्शन में पेपर 2 में पॉलिटी के सेक्शन में आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सर्जरी की अनिवार्य सरकारी रिपोर्टिंग। इस विधेयक में निजता से जुड़ा एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत सभी अस्पतालों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति के जेंडर अफर्मिंग सर्जरी की जानकारी और पूरे रिपोर्ट सीधे डीएम और संबंधित सरकारी अधिकारियों को सौंपेंगे। किसी भी ट्रांसजेंडर के लैंगिक रूप से जुड़ा हुआ कोई भी सर्जरी होगा तो आप उसकी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से सरकार को बताएंगे। आपका कोई सर्जरी होता है तो क्या आप डीएम साहब को पत्र भेज करके बताते हो कि देखो भाई साहब ये मेरा सर्जरी हुआ है? बस आप समझ गए कंसर्न कहां पर है। ठीक। दंड का विस्तार और अनुचित प्रभाव। यह विधेयक आपराधिक दंड के दायरे को बहुत अधिक बढ़ा देता है। इसमें अपराधों को परिभाषित करने के लिए प्रलोभन, अनुचित प्रभाव जैसे नए शब्दों का उपयोग किया गया है। इसके प्रावधान ऐसे हैं कि लिंग परिवर्तन या जेंडर अफर्मिंग केयर से जुड़ी आपसी सहमति से की गई चिकित्सा को भी अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है। जेंडर 3 प्रकार के होते हैं, एक पुरुष, एक महिला और एक थर्ड जेंडर। ये आज का नहीं है, जितना पुराना मानव है उतना ही पुराना ये चीज़ वर्गीकरण भी है, लेकिन उसे हम स्वीकार अभी कम कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मध्यकाल में तो ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स व्यक्ति को बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया। आज के समय में ऐसा कुछ हो जाए तो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं कि ट्रांसजेंडर महिला पहली बार बनी दरोगा। ठीक है, तो ये वर्गीकरण को अब कानूनों के दायरे से थोड़ा सा बांधने का प्रयास किया जा रहा है। वेरीफाई करने के लिए सरकारी अधिकारी होंगे, चिकित्सा होगा तो सरकार को बताना पड़ेगा। तो ये इसमें कंसर्न आ रहे हैं, जिसके कारण से चर्चा में हम दोनों पहलुओं को समझेंगे। यौन शोषण के लिए दंड का निर्धारण। यह विधेयक स्पष्ट रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को एक अपराध के रूप में मान्यता देता है। हालांकि विधेयक के क्लॉज के अनुसार इस अपराध के लिए दोषी को अधिकतम 2 वर्षों की ही सजा दी जा सकती है। अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति ना हो और फिर अगर यौन शोषण का आरोप लगता है तो क्या उसमें भी 2 वर्ष की ही सजा है? एक का शोषण, दूसरे का शोषण क्या कम होता है? शोषण तो शोषण होता है, मेल का हो, फीमेल का हो, थर्ड जेंडर का हो, तो फिर सजा अलग अलग क्यों? ये आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। अब आप समझ गए होंगे कंसर्न क्या क्या हैं इसमें। जरा आप डिटेल में इसको समझेंगे कि कौन कौन सी कमियां और चिंताएं हैं। स्व पहचान अधिकार की समाप्ति कर दी गई है। इस संशोधन की सबसे बड़ी कमी यह है कि किसी भी व्यक्ति की स्व अनुभूत लैंगिक पहचान को मान्यता नहीं देता है। जिला मजिस्ट्रेट और मेडिकल बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी। ये सबसे बड़ा इसका कंसर्न है। सेकंड क्या है? संवैधानिक चिंता है। यह पहचान को व्यक्तिगत स्वायत्तता से हटा करके राज्य की दया पर छोड़ रहा है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 गरिमापूर्वक जीवन का उल्लंघन है। या समानता का अधिकार, आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये डीएम साहब तय तो नहीं करेंगे ना। आप जो हैं वो हैं, आपने खुद को घोषित किया कि हम मेल हैं और आप हैं। ठीक, आप फॉर्म में भरते हैं ना जेंडर मेल, तो उससे पहले कोई आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है क्या? नो। तो स्व घोषित जो चीज़ होना चाहिए, समानता का अधिकार और आर्टिकल 21 गरिमापूर्वक जीवन का अधिकार, मेडिकल बोर्ड यह देख करके तय करेगा कि यह ट्रांसजेंडर है या नहीं है। ठीक है, तो यह सीधा उल्लंघन माना जा सकता है। निजता और शारीरिक स्वायत्तता का हनन। नए कानून अस्पताल के लिए अनिवार्य बनाता है वे किसी भी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी की रिपोर्ट सीधे डीएम और स्थानीय अधिकारियों को दें।
संवैधानिक चिंता है कि पुट्टुस्वामी फैसले के अनुसार निजता के अधिकार में शारीरिक स्वायत्तता जो है मेडिकल गोपनीयता में शामिल होता है, मेडिकल प्राइवेसी में शामिल होता है। आपका मेडिकल रिपोर्ट आप किसी को भी तो नहीं भेजते हैं ना, तो उस प्राइवेसी का यह उल्लंघन है जो हमें प्राइवेसी के अधिकार के तहत में मूल अधिकार मिला हुआ है। जबरन जानकारी देने से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की निजता भंग होती है, उन्हें समाज या कार्यस्थल पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, पड़ सकता नहीं, पड़ता है, यह पड़ता ही है। तो यह एक क्या है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है इसका सेकंड में। चिकित्सा देखभाल और समर्थन का प्राधिकरण, यह विधेयक प्रलोभन और अनुचित प्रभाव जैसे बहुत से अस्पष्ट शब्दों का उपयोग करके दंड के प्रावधानों को कड़ा कर देता है। इसके तहत आपसी सहमति से की गई चिकित्सा देखभाल को भी अपराध माना जा सकता है। प्रभाव क्या होगा? सजा के डर से डॉक्टर इलाज करने से कतराएंगे, दोस्त या परिवार वाले जेंडर अफर्मिंग केवल मदद करने से डरेंगे, या कानून सुरक्षा देने के बजाय उत्पीड़न का हथियार बन सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति ने इस कानून को बनाया है जिसका कोई लेना देना नहीं है ग्राउंड से। मस्त दिल्ली के किसी लुटियंस बंगले में बैठ करके आराम से इसको बनाया गया है। ग्राउंड पर उतर करके देखना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के बड़े बड़े फॉल्ट लाइन कैसे हो सकते हैं जहां पर सीधे सीधा मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। इस कानून के तहत नेक्स्ट जो चैलेंज है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ यौन शोषण की अधिकतम सजा केवल 2 साल रखी गई है। यह बेहद भेदभावपूर्ण है क्योंकि सिसजेंडर महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले में सजा आजीवन कारावास तक हो सकता है। यह दर्शाता है कि कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा को सामान्य गंभीरता से लेता ही नहीं है। मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर, इनके साथ शोषण पर आपको आजीवन कारावास तक हो सकता है, लेकिन ट्रांसजेंडरों के साथ शोषण पर 2 साल की सज़ा तय की गई है। ठीक समझ में आ रहा है आपको? अलोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया, विपक्षी सांसद और अधिकारी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस विधेयक को पारित करते समय बहुत जल्दबाजी की गई है और उस जल्दबाजी के चक्कर में इस पर सही से डिबेट नहीं हो पाया है, जिसके कारण से इसके फॉल्ट लाइन जो थे मौजूद, इसमें जो कमियां मौजूद थी, जो चैलेंजेस थे, कंसर्न थे, उस पर सही से डिस्कशन हो ही नहीं पाया और सदन से यह पारित हो गया। तो ये क्या है? ये है मुख्य इशू जिसको आपको समझना चाहिए। क्या क्या चिंताएं हैं, आलोचना, ये सब कुछ हमने देख लिया, डिटेल में समझ लिया। ये रिपीट हो गया, यहाँ पर दोहराव हो गया है इसका, बाकी सब कुछ हमने देख लिया है। नालसा जजमेंट 2014, तीसरे लिंग की कानूनी मान्यता और ऐतिहासिक महत्व, इसको हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि प्रीलिम में यह सवाल पूछा जा चुका है। यूपीएससी प्रीलिम में आई थिंक 2022 के पेपर में पूछा गया था। एक बार देखिएगा कि निम्न में से किनको ओबीसी के तहत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का भी नाम था। तो यह यहीं से उपजा हुआ है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक और सवाल था कि किन किन को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें ट्रांसजेंडरों के नाम लिखे हुए थे, तो वो भी आपको इसी से क्लियर हो पाएगा। 15 अप्रैल 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और ए.के. सीकरी पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर के रूप में कानूनी मान्यता दी थी। ये माना गया था कि थर्ड जेंडर एग्जिस्ट करता है, होता है थर्ड जेंडर, और उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत मिलने वाले सभी मौलिक अधिकार केवल पुरुष और महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि तीसरे लिंग के नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होता है। तो देन इस आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14 का जो शानदार उल्लंघन का हमारे पास प्रमाण मिला है, जो अभी संशोधन विधेयक लाया गया है, उसको भी निश्चित तौर पर चैलेंज किया जाएगा इसी क्लॉज का आधार पर कि समानता का अधिकारों का उल्लंघन है और गरिमापूर्वक जीवन के अधिकारों का यह उल्लंघन करता है। ठीक है बंधुओं, फैसले के प्रमुख सिद्धांत और प्रावधान क्या है? स्वपहचान का अधिकार या नालसा जजमेंट का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। न्यायालय ने कहा कि लिंग की पहचान किसी की जैविक बनावट, बायोलॉजिकल सेक्स पर नहीं, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक पहचान पर निर्भर करती है। आपने LGBTQ समुदाय का नाम सुना होगा, जिसमें कोई एक पुरुष है, वो बोलता है, खुद को रिकॉग्नाइज करता है कि मैं महिला हूँ। जैसे एक क्रिकेटर के पुत्र थे जो पहले पुरुष बन करके घूम रहे थे, बाद में महिला हो गए। हम हंसते हैं, मजाक करते, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। सही भी है, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ
कितना भी आप लिबरल हो जाए नहीं समझ पाएंगे। लेकिन न्यायालय का ये जो कथन है ये बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गहरा है, जिसमें उसने कहा कि फिजिकल बनावट से कोई पुरुष या महिला नहीं होगा, वो मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को क्या मान रहा है ये यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, तो इसको ज़रा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कहा है उन्होंने। और यही फिर आगे जा कर के धारा 377 का जो आपने नाम सुना है वो भी इसी का विस्तार आप मानिएगा, क्योंकि पहली बार यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया कि फिजिकली से ज़्यादा साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी मायने रखता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया किसी भी व्यक्ति को अपना लिंग पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर चुनने का अधिकार है। इसके लिए किसी भी लिंग परिवर्तन सर्जरी या मेडिकल जांच की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर इस बोर्ड को किस प्रकार से बना दिया गया। मौलिक अधिकारों का विस्तार, अनुच्छेद 14 राज्य लिंग के आधार पर किसी भी कानून को समान रूप से लागू करेगा और किसी को भी वंचित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आर्टिकल 21 निजता और गरिमापूर्वक जीवन का अधिकार सभी को मिला हुआ है इस देश में। आरक्षण का सकारात्मक कार्रवाई, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था इसी केस में निर्देश दिया गया था बंधुओं, इसको याद रखिएगा, कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में माने, ओबीसी के रूप में माने। और यही सवाल पूछा गया था। उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक रोजगारों में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया था। ऐतिहासिक महत्व क्या है? मानवाधिकार का दृष्टिकोण इस जजमेंट से मजबूत हुआ था। उसके बाद से वर्तमान विरोधाभास जो इस फैसले ने 2019 के ट्रांसजेंडर अधिनियम की नींव रखी। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर ही देखा कि संशोधन विधेयक में कहा गया है कि स्वघोषित को हम मानेंगे ही नहीं। तो अब दोनों चीज़ों को समझा दिया है मैंने आपको। 2014 का नालसा का सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, अभी का संशोधन एक्ट क्या है, उसके अलावा किस प्रकार के चैलेंजेज हैं इस एक्ट में, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। हाल ही में ट्रांसजेंडर्स विधेयक लाया गया सदन में। विधेयक तो कभी भी नहीं पूछा जाता है बंधुओं, पूछा जाता है अधिनियम जो पास हो जाते हैं। हाल ही में ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम लाया गया है, इसके आलोचनात्मक व्याख्या करें या इसकी आलोचनात्मक विश्लेषण करें। एक्ट के मामले में विश्लेषण पूछा जाता है, तो आप वहाँ पर बताएंगे पक्ष क्या हैं इसके और विपक्ष क्या हैं। अब पक्ष में इसके पॉइंट्स को अगर मैं आपको वैसे ही बताऊं तो आप समझिएगा, ट्रांसजेंडर्स को जब इतने ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है तो कई सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो फेक रूप से खुद को घोषित कर ले कि हम ट्रांसजेंडर हैं और वो इन सरकारी लाभों का फ़ायदा उठा लें। तो इसके कारण से सरकार ने ऐसा किया है कि भाई मेडिकल बोर्ड और डीएम जो हैं इसको सत्यापित करें कि वाकई आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं हैं। तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। बाकी जो दोनों पहलू हैं कि शोषण पर कम सज़ा, ये तो शानदार उल्लंघन है, इसका बचाव कभी मत कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आज का। नेक्स्ट टॉपिक है G7 डिमांड एन एंड टू अटैक ऑन सिविलियन इन ईरान वॉर। ये इन्होंने मांग की, G7 विदेश मंत्री बैठक, ईरान युद्ध में नागरिकों पर हमला को रोकने की मांग की गई। ठीक है भाई, तो ये मांग आपने यूएस और इजराइल से भी की है क्या? नहीं। तो जिस प्रकार से एक का शोषण है, दूसरे का शोषण 2 साल की सज़ा है, उसी प्रकार से ईरान के नागरिक नहीं हैं, इजराइल और अरब के नागरिक हैं। दुनिया ऐसे ही विरोधाभास और गंध से भरी हुई है जिसमें चारों तरफ आपको अन्याय ही अन्याय दिखेगा। जस्टिस आज के समय में जितना कम है उतना मानव इतिहास में कभी भी कम नहीं रहा था। तो इन्होंने जो सिविलियन पर अटैक की मांग की है, रोक की, तो क्या वो केवल इजराइल और अरब देशों के सिविलियन की मांग की है? ईरान के सिविलियन नहीं हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। खैर, इनके मांग से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फ्रांस वर्तमान मेजबान देश में आयोजित G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों को तत्काल रोकने का आह्वान किया गया और इस आह्वान को किसी ने भी नहीं सुना। आर्थिक झटकों को कम करना, G7 देशों ने इस युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने पर जोर दिया। आर्थिक प्रभाव अगर वाकई बहुत बुरा था तो जब यूएस और इजराइल ने एक तरफा ईरान पर अटैक किया तो उस समय G7 ने आगे आकर के इसको कड़े शब्दों में कंडेम क्यों नहीं किया? G7 का तो मेंबर है यूएस। ठीक है,
तो आपको समझने की आवश्यकता है, चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु को घेर करके मारा गया था, तो उस समय कृष्ण कहते हैं कि असली दोषी कौन है? असली दोषी जयद्रथ है, जिसने उस तक सहायता नहीं पहुंचने दी। तो उसी प्रकार से इजराइल नहीं है असली दोस्ती, असली यहाँ पर दोषी यूएस है, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसके बदौलत इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है और पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को रिसेशन की ओर ले जा रहा है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिसेशन की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि इस वैश्विक तेल संकट, गैस संकट, एनर्जी संकट से उभरने में मिनिमम 5 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जहाँ पर उत्पादन होता था उसी पर अटैक हुआ है और अभी ये युद्ध नहीं रुकेगा, ये युद्ध और भी ज़्यादा विस्तारित होगा। इसलिए आपके कंडेम, आपके इन बैठक, आपके इन भाषणों का दुनिया में अब कोई जगह नहीं है। सबको पता है सच्चाई क्या है, ये यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। हॉर्मुज जलडमरू यह रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मंत्रियों ने हॉर्मुज जलडमरू में सुरक्षित टोल मुक्त नेविगेशन, नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करने की सख्त आवश्यकता दोहराई है। तो ईरान ने कहा कि हॉर्मुज सभी के लिए खुला हुआ है, केवल उनके लिए बंद है जो यूएस और उसके दुश्मन हैं। ठीक है। ईरान में मानवीय संकट, IFRC की रिपोर्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार अमेरिका और इजराइल के हमलों की शुरुआत के बाद से ईरान में 1900 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो क्या इनके मानवाधिकार नहीं थे? वर्तमान युद्ध के बीच ईरानी रेड क्रिसेंट पूरे देश में काम करने वाला एकमात्र राष्ट्रव्यापी मानवीय संगठन है, और इसी ने यह क्या किया है, तो इसी ने यह रिपोर्ट दिया है। और इसके रिपोर्ट में भी माना जा रहा है बहुत सारे फॉल्ट हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत कम आंकड़ा दिखा रहा है, वास्तविक आंकड़ा इससे बहुत ही ज़्यादा है। उर्मिया का नाम आपने सुना है, उर्मिया झील है, उर्मिया ईरान झील, ईरान की सबसे बड़ी झील है। तो उर्मिया शहर भी है वहाँ पर सिविलियन इलाकों पर कल रात को बहुत गंभीर अटैक हुए हैं। तो ये भी मीडिया में रिपोर्ट है, कई सारे लोग तो वहाँ भी मारे गए हैं। अमेरिका का रुख और युद्ध की समय सीमा, शीघ्र समाप्ति के संकेत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने G7 समकक्षों को बताया कि ईरान के खिलाफ यह युद्ध कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो जाना चाहिए। हालांकि इनके बूते की बात अब नहीं रही। युद्ध के बाद की भूमिका, अमेरिका ने G7 देशों से फिलहाल हॉर्मुज जलडमरू को साफ करने के लिए युद्धपोत भेजने को नहीं कहा, बल्कि उन्हें युद्ध रुकवाने के बाद अपनी भूमिका के लिए तैयार रहने को कहा गया है। लेकिन यह युद्ध कैसे रुकेगा वो अभी हमें नहीं पता। अन्य चर्चित मुद्दों में क्यूबा एक संकट है। क्यूबा में पूरा देश अंधेरा में रह रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे आप, फिर से मैं बताता हूँ। आप पूरे सोसाइटी, पूरे गांव जब आपका बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो कैसा लगेगा? पूरा क्यूबा वैसा ही हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने उसके 6 बंद महीनों से घेराबंदी कर रखी है। वहाँ पर एक बूंद तेल का नहीं जाने दे रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि अमेरिकी हेजेमनी को आप स्वीकार करो, नहीं तो हम आपको मार देंगे अंधेरे में बंद करके। ठीक, तो ये क्यूबा का संकट है। इसी प्रकार से एक और गहरा संकट देखा गया फिलीपींस में, जहाँ पर लाखों लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए अब काम करने को जा रहे हैं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ और सब मोटरवेज सब बंद होने का कगार पर आ गया है ऑयल क्राइसिस के कारण। तो दुनिया के अलग अलग जगहों से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो भयावह है। ठीक है बंधुओं, तो बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्यूबा की स्थिति पर भी चर्चा की। चर्चा क्या करेंगे, इन्होंने ही बंद कर रखा। कारण क्या है? वही अमेरिकी हेजेमनी, सबसे बड़ा कारण वही है। क्यूबा के बारे में आपने पढ़ा होगा, फिदेल कास्त्रो के बारे में आपने पढ़ा होगा, चे गेवरा के बारे में आपने पढ़ा होगा। रिवोल्यूशनरी, हमेशा से ही यह अमेरिका को नकारते हुए आ रहे हैं, नहीं झुके ये कभी भी अमेरिका के सामने, लेकिन इस बार ये भी झुक गए, क्योंकि तेल बंद कर दिया बिल्कुल ही। क्यूबा ने तो ये तक कह दिया कि हम अमेरिकी शर्तों को मानने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उस तक तेल नहीं पहुंच पा रहा है। तो G7 ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 सबसे उन्नत औद्योगिक और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था का एक अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ऐसा कहा जाता है।
सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, इसके अलावा ईयू भी एक गैर रणनीतिक रूप से इसमें शामिल में बैठक में भाग लेता है। यह गलत शब्द आ गया था। इसका कोई स्थायी मुख्यालय, औपचारिक संविधान भी नहीं है। इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन वैश्विक नीति निर्माण पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है नहीं। अब इनकी कोई नहीं सुन रहा आजकल। इसकी स्थापना कब और क्यों हुई? 1973 के भयंकर वैश्विक तेल संकट और आर्थिक मंदी से निपटने के लिए दुनिया के अमीर देशों ने एक साथ आने का फैसला लिया और इन्होंने उस समय में यह संगठन बनाई थी। उस समय दुनिया के 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हुआ करते थे ये, लेकिन आज तो इनमें से अगर हम लोग यूएस और जापान को छोड़ दें तो कोई टॉप 10 में भी मुश्किल से आ पाते हैं। फ्रांस में पहली बार 6 देशों कनाडा को छोड़कर का शिखर सम्मेलन हुआ था 1975 में। 1975 में G6 था। 1976 में G7 कनाडा शामिल हो गया। 1998 में G8 रूस शामिल हो गया, लेकिन बाद में फिर रूस 2014 में अलग हो गया क्योंकि उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। आज के समय में G7 की प्रासंगिकता क्या है? जिस प्रकार से इन्होंने रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण से अलग किया, उसी प्रकार से अगर ये यूएस को अलग कर देते ईरान पर अटैक करने के कारण से, तो दुनिया को क्या मैसेज जाता? लेकिन ये ऐसा कर नहीं सकते हैं। आज के समय में G7 की क्या प्रासंगिकता? आपसे मेंस में यही सवाल पूछा जाएगा। वर्तमान रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट में G7 ने एक एकजुट पश्चिमी मोर्चे के रूप में काम किया है। रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाने में G7 की ही मुख्य भूमिका रही है, क्योंकि रूस ने एक तरफा वॉर थोपा यूक्रेन पर, तो यूएस और इजराइल ने एक तरफा वॉर थोपा ईरान पर, लेकिन उन पर प्रतिबंधों की बात नहीं की गई है। यही वो विरोधाभास है, यही वो कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपको समझना चाहिए। चीन का मुकाबला करना। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऋण जाल कूटनीति का मुकाबला करने के लिए G7 विकासशील देशों ने PG2 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII है, PG2I है, ठीक है, नामक $600 बिलियन की वैकल्पिक योजना शुरू की है, लेकिन यह योजना अभी भी कागजों पर ही है। वैश्विक नियम और मानक तय करना। 2021 में G7 देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल, अमेजॉन कम से कम 15% वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स लगाने का ऐतिहासिक समझौता किया गया। AI के वैश्विक नियम भी अब ये देश बना रहे हैं जिसे लागू किया जाए। इनके प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठते हैं? तो आर्थिक गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई है इन देशों में। कुछ ही देश हैं जो वाकई अमीर हैं, नहीं तो विकासशील देश इनसे काफ़ी आगे निकल रहे हैं। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इस समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या भारत जैसे सबसे अधिक आबादी वाले विकासशील क्षेत्रों का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनमें। नेक्स्ट 2 टॉपिक है, एक तो ये है तेल वाला टॉपिक है और एक और टॉपिक है हीलियम वाला, हीलियम गैस वाला होगा, जिसमें हीलियम का जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गया है। हीलियम शॉर्टेज हो गया है पूरी दुनिया में, तो इसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उससे ऊपर वाले को आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। हीलियम को तो हम ये लोग यहीं पर देख रहे हैं। जो पेट्रोल वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा चीज़ें उसमें डिस्कस करनी है, इसलिए उसको कल देखेंगे हम लोग। इसको ज़रा देखिए क्या हुआ है। सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से उत्पाद तेल, गैस, तेल इंपोर्ट या क्रूड ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई हैं। अगर उनका सप्लाई चेन बाधित होता है तो ये सारा सप्लाई चेन बाधित हो जाएगा। जैसे फर्टिलाइज़र डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कच्चे तेलों से, ठीक, उसी प्रकार से हीलियम ये भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है तो इसको ज़रा हम लोग देखते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका इजराइल संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर हीलियम गैस की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो गई है। इसके कारण दुनिया भर के तकनीक और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला टेक सप्लाई चेन में अफरा तफरी मच गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से ये कौन कौन से जुड़े हुए हैं। हीलियम का उत्पादन भौगोलिक संकेंद्रण क्या है? प्राकृतिक गैस का सह उत्पादन। हीलियम कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे सीधे खाद्यान्नों से निकाला जाता है, सीधे खाद्यान्नों से नहीं निकलता है, बल्कि यह बाई प्रोडक्ट है। यह मुख्य रूप से नेचुरल गैस के प्रसंस्करण के दौरान, नेचुरल गैस के प्रोसेसिंग के दौरान एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है हीलियम, ठीक। तो उसका प्रोसेसिंग ही में जब कमी आ रही है, क्योंकि कच्चा तेल ही नहीं आ रहा है, तो उसके कारण से हीलियम का सप्लाई चेन पूरी दुनिया में बिगड़ गया, प्रोडक्शन भी कम हो गया है, ठीक। तो ये है मुख्य मुद्दा जिसको आपको समझने की आवश्यकता है।
इसके वैश्विक उत्पादन भौगोलिक रूप से अत्यधिक केंद्रित हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का लगभग 1/3 हीलियम का आपूर्ति कतर द्वारा की जाती है। 33% लगभग में कतर के द्वारा की जाती है। तो कतर में ही जब प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है तो बिल्कुल इसका सप्लाई चेन प्रभावित हो गया भाई। विभिन्न उद्योगों में हीलियम का अत्यधिक महत्व है। चिप और सेमीकंडक्टर उद्योग में इसका बहुत महत्व है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कूलिंग और लीक डिटेक्शन, रिसाव का पता लगाने के लिए और सटीक विनिर्माण के लिए किया जाता है। तो पहला क्या हो गया एप्लीकेशन इसका, चिप और सेमीकंडक्टर निर्माण इंडस्ट्री में। दूसरा, एमआरआई मशीनों, अस्पतालों में जीवन रक्षक एमआरआई मशीनों के रूप केंद्र में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, अतिचालक चुंबक होते हैं। इन शक्तिशाली चुंबकों को अत्यधिक ठंडा रखने के लिए तरल हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि हॉस्पिटल सप्लाई चेन भी बाधित होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण, रॉकेट की कक्षा तक पहुंचने और वहां बने रहने के लिए विशिष्ट गति और ऊंचाई प्राप्त करने तो हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी सप्लाई चेन बाधित होगा। इस कमी का वैश्विक प्रभाव क्या होगा, डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा। एक जगह अगर चिप निर्माण में कमी आती है तो उस कमी का पूरे सप्लाई चेन, फ़ोन, कंप्यूटर, बाकी चीज़ों के निर्माण पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। लॉजिस्टिक और परिवहन में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा देखा आपने स्पेस इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ेगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है ना चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक जगह सप्लाई बाधित होती है तो पूरा चेन जो है वही गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो ये इसमें चैलेंज होगा, इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। एक टॉपिक आज का रह गया हमारा, कौन सा, तो तेल वाला, टैक्स वाला। ये टॉपिक ये हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे भाइयों बहनों। अगर आपको अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो तो जुड़िएगा। उसमें करंट अफेयर के MCQ भी 10-15 में आजकल देना शुरू कर दिया है मैंने, तो ज़रूर ही जुड़िएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।